आपको आज शाम तक मिलेगी रिकॉर्डिंग, है ना? मुझे चीज बहुत सही किया। तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हमारे लिए जो आपका पाई माई सिक्वल मॉड्यूल था वो आपको इंस्टॉल करना था, जो कि हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। अब हमारे पास क्या है, कुछ स्टेप्स हैं डेटाबेस कनेक्टिविटी करने के। उन स्टेप्स को एक बार हमें पहले यहाँ पर देखना होगा। ठीक है, स्टेप्स और डेटाबेस कनेक्टिविटी। तो पहला स्टेप है हमारा, आज की रिकॉर्डिंग अपलोड होगी डिफरेंट वे में, है ना? लेकिन आप इसको जरूर डाउनलोड कर लीजिए, शाम तक पहुंचेगी आपके पास। आपकी कोशिश करेंगे अपलोड हो जाए। बराबर। स्टेप वन है हमारा, सबसे पहला काम होता है इंपोर्ट ड्राइवर या कनेक्टर मॉड्यूल। जो भी आपका डेटाबेस का ड्राइवर या कनेक्टर मॉड्यूल का, वो आपको क्या करना है, इंपोर्ट करना है। तो मैं लिखूंगा अपने कोड में इंपोर्ट पाई माई एसक्यूएल। अब ये पाई माई एसक्यूएल को मैंने लास्ट क्लास में क्या कर रखा था, पहले ही पिप इंस्टॉल करने आपको सिखा दिया था। तो ये हो गया आपका पहला स्टेप। स्टेप टू हमारा होता है डेटाबेस के साथ आप कनेक्शन बनाएंगे। दैट मीन्स डेटाबेस में आप लॉग इन करेंगे। आप जिस तरह से सर्च बार में जाकर माई को लॉग इन करते हैं, तो आप यहाँ अपना पासवर्ड बताते हो, तो आप यहाँ पर लॉग इन हो जाते हो। उसके बाद फिर आप जिस डेटाबेस में जानना चाहते हो यूज, और अपने डेटाबेस का नाम देते हो। डेटाबेस में आ गए, सेम प्रोसेस प्रोग्राम को करना होगा। क्या करना होगा? कनेक्शन बनाना होगा। इसी को बोलते हैं कनेक्शन क्रिएट करना। कनेक्शन का क्रिएट होना, ये बात हमारा रिप्रेजेंट करता है कि भाई आपका पाइथन का प्रोग्राम डेटाबेस में लॉगिन कर गया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट कनेक्शन विद डेटाबेस। कैसे करते हैं इस काम के लिए? इस काम को करने के लिए हम क्या करेंगे, जो पाई माई एसक्यूएल ड्राइवर है, इसका एक फंक्शन कॉल करेंगे जिसका नाम है कनेक्ट। पाई माई एसक्यूएल डॉट कनेक्ट। कनेक्ट नाम के फंक्शन में आपको सबसे पहले पास करना है अपना होस्ट। होस्ट की वैल्यू क्या रखनी है? उस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस जिस कंप्यूटर पे आपने माई एसक्यूएल को इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, उस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस लिखेंगे होस्ट में। अब आपका अगर सेम कंप्यूटर है जिस पर आपने माई एसक्यूएल इंस्टॉल किया था, उसी पर यह प्रोग्राम चलेगा, तो आप यहाँ पर लोकल होस्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, लोकल होस्ट क्या करता है? सेम कंप्यूटर का आईपी एड्रेस रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर आपका माई एसक्यूएल किसी दूसरे कंप्यूटर पर इंस्टॉल है, तो वो कंप्यूटर और आपका कंप्यूटर एक नेटवर्क में होने चाहिए सबसे पहले। उसके बाद फिर आपको उस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस लिखना होगा, काइंड ऑफ दिस 192.168 समथिंग समथिंग जो भी होता है। और अगर इस तरह के आईपी एड्रेस को आप नहीं लिखना चाहते, तो आप यहाँ यूआरएल लिखेंगे। यूआरएल का मतलब हो गया कुछ इस तरह से, http://:// तो इस तरह से दूसरा कंप्यूटर होगा, तो आप यहाँ पर या तो आईपी एड्रेस लिखेंगे दूसरे कंप्यूटर का, या वहां पर यूआरएल लिखेंगे। अगर सेम कंप्यूटर है तो यहाँ पर लिखेंगे लोकल होस्ट। उसके बाद जो भी हमारा माई एसक्यूएल है, ये हमारे कंप्यूटर में जब इंस्टॉल हुआ था, तो एक पोर्ट इसको असाइन किया गया था। और वो पोर्ट आप यहाँ बताएंगे जिसकी वैल्यू होती है 3306। जब भी माई एसक्यूएल हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है, तो उसका एक पोर्ट होता है 3306। ठीक है, जो आपको यहाँ पर बताना है। उसके बाद अगला आता है हमारा आपका यूजर। किस यूजर के साथ कनेक्शन क्रिएट करना है? तो रूट यूजर के साथ कनेक्शन क्रिएट करना है। तो रूट यूजर का क्या बताना होगा यहाँ पर? अब पासवर्ड बताना होगा। तो मैंने अपना पासवर्ड भी क्या दिया था, रूट दिया था। उसके बाद यहाँ बताना होगा
कि रूट यूजर में आपने किस डेटाबेस के साथ कनेक्शन क्रिएट करना है। यहाँ लिखेंगे डेटाबेस इक्वल टू स्ट्रिंग में डेटाबेस का नाम 9 to 10। ये सारी इंफॉर्मेशन देने के बाद आपको एक डेटाबेस का कनेक्शन मिलता है। आप उसे किसी एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। तो वास्तव में वो एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट होगा जो आप एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। तो ये क्या करेगा आपका, क्रिएट कनेक्शन। कनेक्शन एक ऑब्जेक्ट होता है ना, तो क्रिएट कनेक्शन ऑब्जेक्ट विद डेटाबेस। तो ये आपका कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनकर आ गया। ठीक है, अब 2 स्टेप हमारे पूरे हो चुके हैं। अब तीसरा स्टेप क्या होता है? तीसरा स्टेप होता है कि आपको क्वेरी को पाइथन के प्रोग्राम से डेटाबेस में लेके जाना है और डेटाबेस में क्वेरी का जो भी रिजल्ट बनेगा वो वापस से प्रोग्राम में लाना है। तो ऐसा करने के लिए आपको कर्सर ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। तो अब तीसरा स्टेप है, क्वेरी को रन कराने वाला आपको चाहिए और क्वेरी को रन करने वाला कर्सर ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो स्टेप 3 हमारा है क्रिएट कर्सर ऑब्जेक्ट फ्रॉम कनेक्शन। कर्सर ऑब्जेक्ट आप डायरेक्ट नहीं बना सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते स्टेप 2 को बाईपास कर देते हैं और सीधा पहले के बाद तीसरा स्टेप कर देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कर्सर ऑब्जेक्ट डायरेक्ट नहीं बन सकता। कर्सर ऑब्जेक्ट कहाँ से बनता है? कनेक्शन से बनता है। तो कनेक्शन बना लिया है तभी आप आगे कर्सर बना पाओगे। ठीक है, तो अब कोड क्या होगा, यहाँ लिखेंगे कर्सर ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू कनेक्शन, जो कनेक्शन बनाता है इससे पहले वाले स्टेप में, डॉट कर्सर। तो कर्सर नाम का एक मेथड होता है। ये कर्सर नाम का मेथड क्या करता है, कनेक्शन के ऊपर जब इसे कॉल किया जाता है तो ये कर्सर ऑब्जेक्ट लाकर दे देता है। कर्सर ऑब्जेक्ट का पर्पस होता है हमारा डेटाबेस में क्वेरी को लेके जाना। ठीक है, रेस्पॉन्सिबल टू रन एसक्यूएल क्वेरी। ठीक है, अब 3 स्टेप हो गए आपके। आपका कर्सर ऑब्जेक्ट बनकर तैयार हो गया। अब कर्सर ऑब्जेक्ट ये कह रहा है कि मैं क्वेरी को लेकर डेटाबेस में चला जाऊंगा, लेकिन क्वेरी तो बताओ कौन सी लेके जाऊं, इंसर्ट ले जाऊं, सेलेक्ट लेके जाऊं, डिलीट लेके जाऊं, अपडेट लेके जाऊं, कौन सी क्वेरी है जो मैं पाइथन के प्रोग्राम से डेटाबेस में लेकर जाऊं। तो कर्सर ऑब्जेक्ट को चौथे स्टेप में हम ये बात बताएंगे कि आपको डेटाबेस में क्या लेके जाना। ठीक है, एग्जीक्यूट एसक्यूएल क्वेरी। जो भी आपको एग्जीक्यूट करनी है क्वेरी वो आप लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? कर्सर ऑब्जेक्ट जो बना है उस पर एग्जीक्यूट मेथड कॉल करेंगे और यहाँ पर आप अपनी क्या लिख देते हैं, क्वेरी को लिख देते हैं। कौन सी क्वेरी लिखेंगे? कोई सी लिख दो। अभी अगर मैं देखूं तो मेरे पास एक ईएमपी टेबल है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ईएमपी। इस ईएमपी टेबल में 8 रिकॉर्ड हैं। मान लीजिए मैं चाहता हूँ सबकी सैलरी 1,000 रुपये बढ़ा दो। जिसकी 20,000 है उसकी 1,000 कर दो, इसकी 1,000 कर दो, सबकी सैलरी 1,000 बढ़ा दो। तो अब मैं उसके लिए यहाँ भी कमांड लिख सकता हूँ, अपडेट कमांड। अब यही काम मैं पाइथन के प्रोग्राम से कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपडेट ईएमपी सेट ईएमपी सैलरी इक्वल टू ईएमपी सैलरी प्लस 1,000। डेट मीन ये कमांड अभी तक आप कहाँ लिखते थे? यहाँ लिखते थे। अब यही वाली चीज आपको पाइथन के प्रोग्राम में कर्सर ऑब्जेक्ट के एग्जीक्यूट मेथड में लिखनी है। कर्सर ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कनेक्शन ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाने के लिए पहले आपके मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होगा, जो हम डेटाबेस का मॉड्यूल या ड्राइवर मॉड्यूल कहते हैं। ठीक है, अब जब हम क्वेरी को यहाँ पर रन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमारा जो ये मॉड्यूल है ये हमारी क्वेरी को ट्रांजैक्शन के साथ रन करता है। दैट मीन जो भी आपने क्वेरी चलाई है वो परमानेंट नहीं होती। हो सकता है आपसे गलती हो गई होगी,
तो हमने सीखा था कि हम ट्रांजैक्शन स्टार्ट करते हैं, रोल बैक कमिट लगाते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये क्या करता है, एक ट्रांजैक्शन स्टार्ट करता है, बट कोई सेव पॉइंट वगैरह नहीं बनाता। तो जब तक आप खुद से कमिट नहीं करोगे तब तक परमानेंट टेबल में ये चेंज नहीं होगा। अभी अगर मैं इस प्रोग्राम को रन कर दूं और उसके बाद सिस्टम शट डाउन करके दोबारा चलाऊंगा तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, जैसा था टेबल वैसे ही होगा। तो अब आपको अगला स्टेप क्या करना है, अगला स्टेप होता है कमिट द क्वेरी। अब क्वेरी को कमिट करने के लिए हम कनेक्शन के ऊपर कमिट मेथड कॉल करते हैं। तो हमारी क्या होगी, इससे हम कनेक्शन के ऊपर कमिट मेथड कॉल करते हैं, ये हमारा जो भी कर्सर के पास क्वेरी थी उसको कमिट कर देता है। अब सर हमें कैसे पता चलेगा कि इस क्वेरी के एग्जीक्यूट होने से कितने रिकॉर्ड अपडेट हुए हैं, एक हुआ है, दो हुए हैं, तीन हुए हैं, चार हुए, हुए नहीं हुए। तो एग्जीक्यूट मेथड क्या कहता है कि जो भी आपने क्वेरी लिखी थी उस क्वेरी के एग्जीक्यूट होने से कितनी रोज में चेंजेस हुए हैं उनकी काउंटिंग मैं ही आपको देता हूं। तो ये हमें क्या देगा, ये हमें रो काउंट देगा। किस बात का रो काउंट होगा, कि आपकी लिखी क्वेरी के एग्जीक्यूट होने से कितनी रोज में चेंजेस हुआ है, तो वो रो काउंट आपको यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, तो आप अगर प्रिंट करना चाहें तो आप प्रिंट करके दिखा सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कितनी अपडेट होती है। ये तो हो गया आपका 5 स्टेप। अब अगला स्टेप, अगला स्टेप ये कहता है कि कोई और क्वेरी चलानी है, कोई और क्वेरी चलानी है। जैसे अभी आपने अपडेट चलाई है, तो क्या कोई और क्वेरी चलाना चाहते हो, हमने कहा एक और चला देते हैं। कौन सी चलाओगे, हमने कहा डिलीट, तो डिलीट कर लो। फिर से क्या लिखोगे, कर्सर ऑब्जेक्ट डॉट एग्जीक्यूट और यहाँ पर डिलीट, डिलीट फ्रॉम ईएमपी, वेयर लगा देते हैं, वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू, मान लो ये कर दी मैंने यहाँ पर 215, 215 वाले एम्प्लॉय को डिलीट कर देते हैं, 215। अब इस बार एग्जीक्यूट मेथड क्या बोलेगा कि जो आपने मुझे क्वेरी दी है इसके एग्जीक्यूट होने से कितनी रो हमारी चेंज हुई हैं वो लाकर मैं आपको फिर से दे दूंगा। तो इस बार कितनी रो यहाँ पर चेंज हुई होंगी इस क्वेरी के चलने से, अगर हम स्पेसिफिकली इस रो को डिलीट करते हैं तो कितनी रो बदली होंगी टेबल में, एक ही बदली होगी हमारी, एक ही तो बदलेगी, एक ही रो है। और अपडेट करने से सारी रो बदलेंगी क्योंकि मैंने वेयर तो लगाया ही नहीं है यहाँ पर, तो जितनी रोज हैं सारी बदलेंगी, तो रो काउंट में 8 आना चाहिए क्योंकि 8 वैल्यू आपकी, 8 रिकॉर्ड बदले होंगे आपके। ठीक है, अच्छा उसके बाद सर ये बताइए, क्या एक बार कमिट होने के बाद जब हम कोई क्वेरी चलाएंगे तो फिर वो कमिट होगी, हमने करना ही होगी, फिर से क्या करना पड़ेगा आपको, कमिट करना होगा। तो सर ऐसा नहीं कर दें कि पहले जितनी क्वेरी हमें चलानी है कर्सर पे पहले चला लेते हैं और लास्ट में कमिट कर देंगे, हमने का कायदा तो यही कहता है। आपने यहाँ पर फिर से रो काउंट लिख दिया और अब फाइनली आपने कमिट कर, तो यहाँ पर प्रॉपर मैसेज में देता हूँ, रोज अपडेटेड, और यहाँ लिख दिया रोज डिलीटेड। 5 स्टेप हो गए। अब और कुछ करना, हमने कहा नहीं अब नहीं करना, अब क्या करो, अब डेटाबेस को लॉग आउट कर दो। डेटाबेस को लॉग आउट कर दो का मतलब है कि अब हम पाइथन के प्रोग्राम से डेटाबेस में कोई क्वेरी रन नहीं करना चाहते। तो लास्ट स्टेप क्या होता है हमारा, स्टेप 6, क्लोज द कनेक्शन। यहाँ पर कर दिया ऑन डॉट। ये टोटल 6 स्टेप आपके होते हैं डेटाबेस कनेक्टिविटी। फिर से रिवाइज करते हैं, मुद्दा क्या है, मुद्दा है पाइथन के प्रोग्राम से क्वेरी चलाना डेटाबेस में, यही तो मेन हमारा पॉइंट है, इसी के लिए सब कुछ कर रहे हैं। और क्वेरी चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, कर्सर ऑब्जेक्ट चाहिए।
कर्सर ऑब्जेक्ट कहता है कि मैं सीधा बनूंगा नहीं, मुझे बनाने के लिए कनेक्शन चाहिए, क्योंकि इस लाइन से आपको क्या बनाए, कर्सर ऑब्जेक्ट बनाए। कर्सर ऑब्जेक्ट कह रहा है मैं सीधा नहीं बनता, मैं कहाँ से बनता हूँ, कनेक्शन से बनता हूँ। तो पहले क्या करो, कनेक्शन बना लो। अब कनेक्शन बनाने गए तो कनेक्शन क्या कह रहा है कि मैं सीधे फिर नहीं बनूंगा। मुझे बनाने के लिए आपके पास डेटाबेस का ड्राइवर मॉड्यूल पहले इंपोर्ट करना होगा। तो डेटाबेस का ड्राइवर मॉड्यूल पहले मैंने फिर इंपोर्ट करना पड़ा, फिर कनेक्शन बना, कनेक्शन से कर्सर बना, फिर कर्सर ने क्वेरी चलाई। इन सारी क्वेरी को डेटाबेस में परमानेंट कमिट करने के लिए कनेक्शन पे कमिट मेथड कॉल करते हैं। अब हमें डेटाबेस को लॉग आउट करना, अब हम आगे नहीं कुछ करना चाहते, तो कनेक्शन क्या कर दिया मैंने यहाँ पर, क्लोज कर। अब अगर सब कुछ ठीक लिखा है, यहाँ पर मैंने डेटाबेस की इंफॉर्मेशन सही पास करी है, ये चीजें सही लिखी हैं, तो फिर हमारा कोड आगे चलेगा। कुछ गलत होगा तो फिर वैसे ही हमारी एरर आएगी। अब यहाँ पर हम करते हैं, कह रहा है 7 रोज अपडेटेड 1 रो डिलीटेड। सब 7 रो अपडेट क्यों हुई, 8 थी, ये वाली नहीं हुई, क्योंकि आपकी क्वेरी क्या थी, सैलरी प्लस 1000, तो नल में कुछ प्लस नहीं हो सकता। तो जो आपका ये वाला लॉजिक चला होगा, ये वाला, ये उस वैल्यू पर नहीं चल रहा जो नल वैल्यू थी, है ना, इसलिए 7 रो अपडेट हुई। और फिर डिलीट कौन सी हो गई, एक डिलीट हो गई। ठीक है, देखें सर जाकर टेबल में क्या चेंज हुआ होगा, हमने कहा बिल्कुल। तो इसकी सैलरी 1000 बढ़ गई, इसकी 1000, सबकी 1000 बढ़ गई होगी, और ये वाली रो डिलीट हो गई होगी, क्योंकि आपने 215 वाली रो को क्या करा है, डिलीट करा है। देखो सबकी सैलरी बढ़ गई, 21,000 21,000, यहाँ पर थी 20,000 20,000, ये हो गई 2,31,000, यहाँ थी 2,00,000, तो सबकी बढ़ गई। और 215 वाला जो एम्प्लॉय आईडी था वो हमारा डिलीट हो गया। अच्छा, थोड़ा सोचिए, अगर मैं इस प्रोग्राम को फिर से रन कर दूं तो इस बार कितने रिकॉर्ड अपडेट होंगे, 7 ही होंगे इस बार, क्योंकि इस बार तो कोई ऐसी वैल्यू है ही नहीं जो ना बदले। लेकिन आप ये मत कहना कि 1000 तो बढ़ गई, 1000 और बढ़ जाएगी। तो जितनी बार आपका क्वेरी चलेगी उतनी बार तो इफेक्ट डालेगी अपना, और सबकी सैलरी 21 से 22,000 हो जाएगी हमारी, यही तो होगा हमारा। ठीक है, अच्छा अब ये बताओ कि ये वाला रिकॉर्ड तो डिलीट हम कर चुके हैं पहले, 215 वाला, ये रिकॉर्ड तो अब डिलीट दोबारा हो नहीं सकता। तो इस बार ये बताओ इस क्वेरी के चलने से कितने रिकॉर्ड डिलीट हुए होंगे, 0, है ना, 0 रोज डिलीटेड, क्योंकि वो रिकॉर्ड हमारा बना ही नहीं। फिर से देखो, तो ये सैलरी सबकी 1000 रुपये फिर बढ़ गई होगी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक पाइथन के प्रोग्राम से कोई भी क्वेरी को चला सकते हैं। सर अभी आपने अपडेट और डिलीट चलाई, इंसर्ट सेलेक्ट हमने करेंगे अभी, इंसर्ट का अलग प्रोग्राम बनाएंगे, सेलेक्ट का अलग प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, चलो तो अब एक प्रोग्राम और बनाते हैं, फिर से डेटाबेस कनेक्टिविटी करेंगे, लेकिन इस बार हम इंसर्ट क्वेरी चलाना चाहेंगे। ठीक है, अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा। जैसे पहला तो है आपका ड्राइवर मॉड्यूल डेटाबेस का, आप इंपोर्ट करेंगे, ये हमें करना ही होगा, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप था कनेक्शन बनाना। अब कनेक्शन बनाने वाले स्टेप में कुछ चीजें हैं जो आप अगर नहीं बताएंगे तो बाय डिफॉल्ट उनको माना जाएगा। जैसे अगर आपने यहाँ पर ये नहीं बताया कि किस कंप्यूटर पे माई सिक्वल इंस्टॉल किया गया है, होस्ट नहीं बताया, तो बाय डिफॉल्ट वो सेम कंप्यूटर पे ही माई सिक्वल को सर्च करने लगेगा। तो आपको एक बताने की जरूरत तब नहीं है जब आपका माई सिक्वल इसी लैपटॉप पर इंस्टॉल है जहां पर ये प्रोग्राम चल रहा है। और जब आपने माई सिक्वल को इंस्टॉल किया था उस समय आपने बिना पढ़े नेक्स्ट नेक्स्ट कर दिया था, तो बाय डिफॉल्ट पोर्ट 3306 ही हो गया होगा। अदरवाइज जब आप इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉलेशन टाइम पर एक स्क्रीन पर लिखकर आता है कि माई सिक्वल का पोर्ट 3306 है, क्या आप आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं इसी के साथ, नेक्स्ट। हम पढ़ते ही नहीं हुआ, आप सीधा नेक्स्ट कर देते हैं। तो जब आपने ऐसा ही करा होगा तो आपका भी डिफॉल्ट पोर्ट क्या रहा होगा, 3306 ही रहा होगा। क्वेश्चन पूछा जाता है सर पोर्ट की जरूरत क्या थी, तो उसकी जरूरत इसलिए होती है कि मान लीजिए मेरे कंप्यूटर में 2 माइस्क्वेल इंस्टॉल है, एक पुराना वर्जन एक नया वर्जन। तो अब यहाँ पर मैं वर्जन कैसे बताऊं कि कौन से वाले माइस्क्वेल से कनेक्टिविटी करनी है। तो हर डेटाबेस का क्या होता है, एक यूनिक आइडेंटिटी होती है जिसको हम बोलते हैं उसका पोर्ट नंबर। तो अगर मेरे कंप्यूटर पे ओरेकल डेटाबेस इंस्टॉल है तो, या मेरे कंप्यूटर पे किसी और वेंडर का डेटाबेस इंस्टॉल है तो
अब उसका पोर्ट नंबर 3306 नहीं हो सकता, किसी और पोर्ट पर उसको इंस्टॉल होना हो। तो एक कंप्यूटर पे इस बात की गारंटी होगी कि एक पोर्ट पर जो डेटाबेस इंस्टॉल हो गया है, अब उस कंप्यूटर पर और भी ढेरों डेटाबेस इंस्टॉल किए जा सकते हैं, लेकिन उनकी पहचान उनके नाम से नहीं होगी, उनकी पहचान उनके पोर्ट नंबर से होगी। जैसे एक कंप्यूटर की पहचान उसका आईपी एड्रेस होता है, उसी तरह से एक कंप्यूटर के अंदर कोई भी अगर एक सॉफ्टवेयर चल रहा है और वो एक सर्वर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, तो उसकी पहचान क्या होती है, उसका पोर्ट नंबर है। ठीक है, तो अब हमने दोनों चीजें यहाँ से हटा दी। ये कम से कम आपको बताना ही पड़ेगा कि किस यूजर के साथ कनेक्शन बनेगा, पासवर्ड क्या है और डेटाबेस। मिनिमम 3 बातें तो आपको बतानी पड़ेंगी। ये तो जब आपने इंस्टॉल किया होगा ना, तो उस समय आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या पोर्ट पर इंस्टॉल कर रहा हूँ। इंस्टॉलेशन टाइम पर आता है सारा मैसेज। अब अगला स्टेप है करेक्ट कर्सर बनाना। कर्सर बन गया हमारा। अगला स्टेप है क्वेरी चलाना। क्वेरी चला दी, लेकिन इस बार अपडेट नहीं चलानी सर, इस बार हमें इंसर्ट चलानी है। तो इंसर्ट चला लो। इंसर्ट इनटू ईएमपी वैल्यूज एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी मान लीजिए मैंने कर दी 901। ठीक है, उसके बाद एम्प्लॉय का नेम एज ए स्प्रिंग। एम्प्लॉय का नेम हमने कर दिया, मान लीजिए यहाँ पर रवि। एम्प्लॉय की सैलरी मान लो 30,000 कर दी। एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट मान लीजिए टेस्टिंग कर दी। ठीक है, अब जो भी हमारे स्प्रिंग टाइप के कॉलम थे उनको सिंगल कोट्स में लिखेंगे, क्योंकि डबल कोट्स में इसलिए नहीं लिख सकते, ऑलरेडी आपकी क्वेरी किस में लिखी जा रही है, स्प्रिंग में लिखी जा रही है। अब ये बताओ, इस क्वेरी के चलने से कितनी रो इंसर्ट होंगी एक बार में, एक ही तो होगी। तो यहाँ पर रो काउंट में एक ही लिख कर आ जाए। उसके बाद उसके बाद जो भी आपका कमिट वाला काम है वो आपको करना होगा। कनेक्शन डॉट कमिट, उसके बाद कनेक्शन डॉट कंट्रोल सब्जेक्ट हो गई, हमने कहा दिखाओ। अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहूँ अब कि मैं इस प्रोग्राम को दोबारा चलाऊंगा, तो क्या ये रो फिर से इंसर्ट हो सकती है? नहीं। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि आपका एम्प्लॉय आईडी क्या लगा हुआ है, प्राइमरी के लगा हुआ है। तो इस बार क्या जानी चाहिए, आपकी एरर आ जानी चाहिए। एरर आ गई, इंटीग्रिटी एरर। नीचे जाकर पढ़ोगे तो डुप्लीकेट एंट्री आ गई प्राइमरी की के लिए 90। तो सर एक काम करते हैं ना, कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि यूजर से इनपुट लेकर, भाई पाइथन है ये तो, पाइथन में तो यूजर से इनपुट ले ही सकते हैं। एसक्यूएल में यूजर से इनपुट का कोई टॉपिक नहीं है, बट पाइथन के प्रोग्राम में तो यूजर इनपुट चलता ही है। तो क्यों ना यूजर से इनपुट ले लें। यूजर एंटर एम्प्लॉय आईडी, एंटर नेम, एंटर सैलरी, एंटर डिपार्टमेंट, जो यूजर बताएगा वो हम इंसर्ट कर देंगे। उनकी बात भी सही है, तो इस कोड को हम दोबारा लिखेंगे। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले यूजर से क्या करेंगे, पहले यूजर से हम इनपुट लेंगे, है ना। एम्प्लॉय आईडी मान लीजिए ई आई डी वेरिएबल बना लिया कोई, इंटीजर टाइप की थी आपकी। इनपुट एंटर एम्प्लॉय आईडी, उसके बाद एम्प्लॉय का नेम ले लिया, ई नेम। इनपुट स्ट्रिंग टाइप के रखा, एंटर एम्प्लॉय नेम। उसके बाद एम्प्लॉय की सैलरी चाहिए, जो कि फ्लोट टाइप की बनाई है मैंने डेटाबेस में। इनपुट एंटर एम्प्लॉय सैलरी, और लास्ट में एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट है जो स्प्रिंग टाइप का ही मुझे यूजर से इनपुट करना है। अब जब हम कर्सर से ये कहते हैं कि कर्सर
आपको क्वेरी चलानी है। तो कर्सर हमसे एक बात पूछ रहा था, हमने इसे बताई नहीं। कर्सर हमसे ये पूछता है कि क्वेरी दो तरह की मैं चला सकता हूँ। पहली क्वेरी होती है जो हमारी होती है नॉन पैरामीटराइज क्वेरी, और एक होती है पैरामीटराइज क्वेरी। कौन सी क्वेरी चलाना चाहते हो? ठीक है, या इस शब्दों को मैं आसान कर देता हूँ। कर्सर ऑब्जेक्ट दो तरह से क्वेरी चला सकता है, स्टैटिक क्वेरी और डायनेमिक क्वेरी। स्टैटिक क्वेरी क्या होती है? वो क्वेरी जिसमें आप पहले से सब कुछ जानते हैं। डायनेमिक क्वेरी क्या होती है? जिसमें आप पहले से सब कुछ नहीं जानते। यहाँ पर आपको नहीं पता, यहाँ पर आपको नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा। ये चारों जगह पर आप वैल्यू नहीं जानते, और ये चारों वैल्यू डायनेमिक आएंगी यूजर से इनपुट, और वो हमने ले लिए हैं और चार वेरिएबल में रख लिए हैं, उनको मुझे यहाँ पास करना। ऐसी क्वेरी डायनेमिक क्वेरी कहलाती है। तो डायनेमिक क्वेरी फिर से सुनेंगे, वो क्वेरी होती है जिसके अंदर आप अगर कुछ वैल्यूज पहले से नहीं जानते हैं तो आप उन्हें यूजर से इनपुट लेके भी पास कर सकते हैं। ऐसी क्वेरी को डायनेमिक क्वेरी कहते हैं। स्टैटिक क्वेरी क्या होती है? ऐसी क्वेरी जिसके अंदर जो वैल्यूज हैं वो सब पहले से आप जानते हैं, आपने लिख दी। तो अभी मैंने ये दो प्रोग्राम बनाकर जो दिखाए हैं, इन दोनों प्रोग्राम में जो मैंने क्वेरी चलाई, इंसर्ट, डिलीट, तो वो या अपडेट, वो सब स्टैटिक क्वेरी थी, क्योंकि सब कुछ पता था मुझे पहले। अब डायनेमिक क्वेरी लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ डायनेमिक क्वेरी। ठीक है, तो डायनेमिक क्वेरी क्या होती है? जो हमारा कुछ वेरिएबल्स का यूज करके हमारी रन कराई जाए। इंसर्ट इनटू ईएमपी नेम वैल्यू। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए? एक डायनेमिक वैल्यू चाहिए। तो क्वेरी के अंदर जो भी डायनेमिक वैल्यू है उसको एक पैरामीटर से दिखाया जाएगा, और उस पैरामीटर का सिंबल डेटाबेस टू डेटाबेस बदलता है। तो माई सीक्वल के अंदर एक पैरामीटर है जिसका नाम है परसेंटेज एस। परसेंटेज एस को हम क्या बोलते हैं? डेटाबेस पैरामीटर। क्या काम है इसका? क्वेरी के अंदर डायनेमिक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर। सर यहाँ भी चाहिए, लगा दो परसेंटेज एस। यहाँ भी चाहिए, फिर लगा दो परसेंटेज एस। यहाँ भी चाहिए, फिर लगा दो परसेंटेज एस। तो अगर किसी भी क्वेरी में आपने परसेंटेज एस सिंबल का यूज करा तो ऐसी क्वेरी डायनेमिक क्वेरी कहलाएगी या पैरामीटराइज्ड क्वेरी कहलाएगी, क्योंकि इन्हीं को क्या बोलते हैं? पैरामीटर्स कहते हैं माई एसक्यूएल के लिए। ठीक है, और ये कल को डेटाबेस ऑरेकल हो जाए, परसों डेटाबेस कोई और हो जाए तो बदल जाएंगे। तो हर किसी डेटाबेस के ये अपने अपने होते हैं। तो माई सीक्वल के लिए परसेंटेज ऐड होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर इनकी इसकी जगह पर मुझे क्या रखना है? एम्प्लॉय आईडी, जो मैंने यूजर से इनपुट लेकर कहाँ रखी हुई है? इस वेरिएबल। इसकी जगह पर मुझे क्या पहुंचानी थी? एम्प्लॉय का नेम, जो मैंने इस वेरिएबल में रखा हुआ है। अब क्या करेंगे? अब कर्सर क्या बोलेगा कि अगर आपकी लिखी क्वेरी डायनेमिक क्वेरी है, दैट मीन्स आपने उस क्वेरी के अंदर पैरामीटर्स लिखे होंगे परसेंटेज एस वाले। अब एक काम करो, उस क्वेरी को लिखने के बाद कॉमा लगा के एज सेकंड आर्गुमेंट एक टपल बताओ, और उस टपल में क्या करोगे? इन पैरामीटर्स के रिप्लेसमेंट बताओ कि इसकी जगह पर क्या रखना है, इसकी जगह पे क्या रखना है, इसकी जगह पे क्या रखना है। तो पहले वाले की जगह क्या रखना है मुझे? यहाँ पर ई आई डी, कॉमा। दूसरे वाले की जगह पर मुझे क्या रखना है? यहाँ पर जो मैंने वेरिएबल किसमें रखा हुआ है? ई। तीसरे वाले में ई सेल, चौथे वाले में ई। तो ऐसी क्वेरी डायनेमिक क्वेरी कहलाती है जिसमें पैरामीटर्स हो, फिर उन पैरामीटर्स को मैं एक टपल में रखकर बताता हूँ कि भाई इनकी जगह पर ये चीजें रखनी है। अब जब प्रोग्राम रन कराऊंगा तो मुझसे पूछेगा क्या क्या बताना। हमने कहा 905 कर दो एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय का नेम राजू कर दो, एम्प्लॉय की सैलरी 34,000 रुपये कर दो, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट टेस्ट कर दो। सब कुछ ओके, तो रो इंसर्ट हो गई। देखेंगे क्या हमने कहा देखे, यहाँ जाए। सब एक बार और चलाना। एम्प्लॉय आईडी मान लीजिए मैंने 902 कर दी, 902 है कि नहीं पहले से। और मान लो होती तो एरर आ जाती, है ना? प्राइमरी की लगी हुई है। एम्प्लॉय का नेम मान लीजिए मैंने विजय कर दिया, एम्प्लॉय की सैलरी मान लो मैंने 36,000 कर दी, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट मान लीजिए कोडिंग कर दिया, कंट्रोल जैसे कोई
इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पाइथन के प्रोग्राम से इंसर्ट क्वेरी चला सकते हैं। अब चाहे इंसर्ट हो, चाहे डिलीट हो, चाहे अपडेट हो, डायनेमिक क्वेरी हर किसी के साथ बनाई जा सकती है। जब भी किसी क्वेरी को चलाने में आपको यूजर इनपुट की जरूरत पड़ेगी तो उस क्वेरी को डायनेमिक क्वेरी बनाएंगे। अब लास्ट पॉइंट, कनेक्टिविटी का। सर ये जो डेटा है बार बार हम यहाँ देखने आ रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता ये डेटा हमारा जुपिटर पे ही आ जाए या पाइथन के प्रोग्राम में आ जाए। अब पाइथन का प्रोग्राम आइडल पे चलेगा तो आइडल पे आ जाए, पाइथन का प्रोग्राम वीएस कोड पे चलेगा तो वीएस कोड पे आ जाए। तो हम ये चाहते हैं कि सेलेक्ट क्वेरी चला कर दे, क्योंकि सेलेक्ट क्वेरी का ही एक रास्ता है जो डेटाबेस से डेटा लाकर हमें दे सकता है। ठीक है, तो अब हम पाइथन के प्रोग्राम से सेलेक्ट क्वेरी चलाना सीखेंगे और इससे हमारा ये क्वेश्चन का आंसर भी आ जाएगा कि क्या हम डेटाबेस के डेटा को प्रोग्राम में दिखा सकते हैं। आंसर इज है। कैसे दिखाएंगे? हमने कहा भाई सारा स्टेप करना है, देखो 3 स्टेप कॉपी कर लिए मैंने। क्या? इंपोर्ट कर लिया डेटाबेस का मॉड्यूल, कनेक्शन बना लिया, कर्सर बना लिया, उसके बाद अब कर्सर पे क्या चलाओगे? अपनी क्वेरी चलाओगे। तो सर सारे स्टेप तो सेम हमने कहा, 6 स्टेप बताए हैं, 6 के 6 स्टेप में 5 स्टेप सेम है, बस एक ही चेंज होगा। कौन सा? क्वेरी जहाँ चलती है बताओ कौन सी चलेगी, बाकी पूरा का पूरा ढांचा एक जैसा ही रहता है। और अच्छी बात यह है कि कोई सी डेटाबेस के साथ कर लो यही ढांचा रहेगा। आज मैं आपको माइस्क्ल पढ़ा रहा हूँ, कल को आप कोई XYZ डेटाबेस पढ़ोगे, उसके साथ जब कनेक्टिविटी करोगे तो सेम आपकी जो मैकेनिज्म है, सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना होगा, सिर्फ डेटाबेस के ड्राइवर का नाम बदल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट में क्या करेंगे? एग्जीक्यूट में यहाँ लिखेंगे सेलेक्ट क्वेरी, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम PM। अब समस्या क्या है? समस्या यह है कि एग्जीक्यूट मेथड तो ये बताता है इस क्वेरी के चलने से कितनी रोज हमारी इफेक्टेड होती हैं। अगर सेलेक्ट क्वेरी है तो एग्जीक्यूट मेथड हमें फिर से रो काउंट ला कर दे देगा कि इतनी रो सेलेक्ट होकर आई हैं, लेकिन शायद हम उनकी गिनती नहीं देखना चाहते इस बार। इस बार तो हम रोज के डेटा देखना चाहते हैं कि वो जो रोज आई हैं उनकी गिनती मत बताओ, गिनती बता रहे हो बताओ, लेकिन साथ में वो रो भी तो दिखाओ कहाँ है वो रोज। तो अभी वो नहीं है मेरे पास, अभी सिर्फ गिनती है मेरे पास। देखते हैं। और उसके बाद यहाँ पर अब देखो, कमिट करने वाला स्टेप इस बार ऑप्शनल है। जब आप सेलेक्ट क्वेरी चलाते हैं तो कमिट करना ऑप्शनल है। सेलेक्ट कमिट तब होता है जब आप इंसर्ट चला रहे हो, डिलीट चला रहे हो, अपडेट चला रहे हो, है ना, जिससे डेटा बदलता हो, उसमें कमिट का रोल आता है। लेकिन अगर डेटा बदलने वाली कोई क्वेरी नहीं है, हम तो डेटा बस मांग रहे हैं, तो उसमें कमिट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर लगा दोगे तो एरर भी नहीं आएगी, लेकिन उसका कोई इफेक्ट नहीं है। तो एक्स्ट्रा एक स्टेप लिखने की जरूरत ही क्या है ना, एक स्टेप आपका बच भी जाएगा। सीधा क्या कर दो, कनेक्शन को क्लोज कर दो। 10 रो सेलेक्ट होकर आ गई। तो सर मैं शायद इस रिजल्ट में इंटरेस्टेड नहीं था, इतना मैसेज आ गया, ये पूरा डेटा मुझे दिखाना, अब सीखना पड़ेगा क्या होता है। तो जब हमने, ये हमारा पाइथन का प्रोग्राम है, हमने अपने प्रोग्राम से डेटाबेस की टेबल पे जब सेलेक्ट क्वेरी चलाई, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम समथिंग समथिंग, तो इसका मतलब सारे रिकॉर्ड आने चाहिए मेरे पास। तो प्रोग्राम के पास वो सारे रिकॉर्ड तो आई नहीं, गिनती आ गई, रिकॉर्ड्स आए हैं, प्रोग्राम को नहीं मिले। किसको मिले हैं? वो कर्सर को मिले। तो ये जो कर्सर है ना, जो बना हुआ था जिसने क्वेरी चलाई, इस कर्सर ऑब्जेक्ट के अंदर ही सारी रोज जो सेलेक्ट करी गई थी वो हमारा आके स्टोर हो। ठीक है, अब प्रोग्राम को कर्सर से क्या करना होगा? रीड करना होगा, फैच करना होगा। तो इंटरनली जब भी प्रोग्राम डेटाबेस की टेबल पर सेलेक्ट क्वेरी चलाएगा तो आपको एग्जीक्यूट मेथड हमेशा गिनती ला कर देगा कि इतनी रोज में कुछ हुआ है। लेकिन जब आप सेलेक्ट क्वेरी चलाएंगे
तो आपको एग्जैक्ट रो का डेटा भी चाहिए होता है। तो वो डेटा कर्सर को मिलता है, सीधे मेरे प्रोग्राम को नहीं मिलता है। वो डेटा क्या कर्सर के पास, और कर्सर के अंदर हर रो एक टपल में कन्वर्ट होकर आ गई। तो पहली रो हमारी क्या है डेटाबेस की, हमने कही है ये वाली जो रो है, ये रो हमारी जब आई होगी यहाँ पर तो एक टपल बनकर आ गई होगी, एक टपल, और टपल के अंदर ये वैल्यूज हमारी आ गई है। एक टपल बन गई, ठीक है। इसी तरह से दूसरी रो कर्सर के अंदर एक टपल बनकर हमारी आ गई है। तो जितनी भी रोज हैं वो सब हमारी टपल बनकर आ गई हैं। सारी की सारी रोज हमारी टपल बनकर यहाँ पर आ गई हैं। ठीक है। अब यहाँ पे कर्सर के अंदर जब सारी टपल बनकर वो रोज आ गई होंगी तो मुझे क्या करना है, मुझे कर्सर से इन रोज को फैच करना होगा। तो कर्सर से इन रोज को कैसे फैच किया जाएगा, हमने कहा देखो क्लोज करने से पहले, क्योंकि अगर आपने कनेक्शन क्लोज कर दिया तो कर्सर कहेगा जो था सब डिलीट कर दिया मैंने। क्लोज करने से पहले कर्सर ऑब्जेक्ट के पास जाओ और कर्सर ऑब्जेक्ट के ऊपर एक मेथड कॉल करो, इसका नाम है फैच वन। फैच वन नाम का मेथड क्या करेगा, सबसे पहली रो फैच करके आपको दे देगा। सबसे पहले वाली रो आपके पास आ जाएगी एज टपल, तो आप उसे प्रिंट करा लो। ये आ गई पहली रो। अब सर मुझे एक और रो चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे, फिर से लिख देंगे फैच वन। तो सर फैच वन से तो एक ही आती है ना, कौन सी वाली आती है, नेक्स्ट रो, जो लास्ट अब तक फैच हो चुकी है उसके आगे की आएगी, और अभी तक कोई फैच ही नहीं हुई है तो सबसे पहले वाली आएगी। जितनी बार आप फैच वन कॉल करेंगे हर बार नेक्स्ट रो आती है, ठीक है। तो इस बार जब फैच वन करेंगे तो अब कौन सी वाली आएगी हमारी, सेकंड वन। सेकंड वाली। सर एक बार में तीन नहीं आ जाएंगी, ऐसे मान लो 1000 रोज हैं तो मैं तो सुबह से शाम हो जाएगी, तो लूप लगा लेना ना। आप ऐसे थोड़ी लिखोगे, फिर तो लूप ही लगाओगे यार। ठीक है, लेकिन अगर फिर भी मुझे सारी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ बस तीन चाहिए, तो कैसे करेंगे तीन को फैच। तो यहाँ पर मेथड का नाम है जिसका नाम है फैच मैनी। फैच मैनी आपसे पूछेगा कितनी चाहिए, हमने कहा तीन, तो क्या करेगा ये, तीन रो लाकर दे देगा। लेकिन कौन सी तीन, शुरू की तीन, लास्ट की तीन, बीच की तीन, नेक्स्ट थ्री, अब तक जितनी फैच की जा चुकी हैं उसके आगे की तीन। तो अब तक आपने कितनी फैच कर ली है, दो, तो इसके आगे की तीन, यानी कि दो तो आपने फैच कर ली है कर्सर से। अब ये तीन आएंगी, एक दो तीन, ये वाली रो एक टपल बनकर, तीन रो, हर रो एक टपल है तो तीन रो तीन टपल हो गई, तो तीन टपल मुझे एक और टपल में रखकर दे दी जाएगी। तो ये पहले तीसरी रो हो गई, ये चौथी वाली हो गई, ये पांचवी हो गई। इन सबको उठा के भी किस में रखा गया, एक टपल में रखा। अच्छा सर ऐसा कोई तरीका नहीं है कि सारी आ जाएं, जितनी है सब आ जाएं। फैच ऑल, फैच ऑल क्या करता है, जितनी भी रोज हैं सारी लाकर दे देगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यही है, सारी का मतलब शुरू से लास्ट नहीं है, सारी का मतलब जितनी रह गई है वो सारी। अब तक आपने कितनी फैच कर ली, एक दो तीन पांच, इसका मतलब है छठी रो से लेकर लास्ट तक सारी। ठीक है? तो छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, दसवीं, ऐसे करके आपकी आ जाएगी। और सर एक बार लूप लगा कर बता दो, अगर लूप लगा के मुझे सारी फैच करनी हो तो कैसे फैच करेंगे। ठीक है, क्या करोगे यहाँ पर, इस कोड को कॉपी करके पेस्ट करो। अब अब आप ध्यान से देखो कि आपके पास, आपने यहाँ पर फैच ऑल लगा दिया, फैच ऑल से, और फैच ऑल आपने कब लगाया, शुरू में ही लगा दिया।
तो इसका मतलब सारी रोज आ गई होंगी इसमें। ठीक है, क्या बनकर आई होंगी? सारी रोज टपल्स, एज टपल्स, और वो टपल्स भी एक टपल में रखे हैं, वो सारी रोज आ गई मेरे पास। अब मैं इन रोज को अगर प्रिंट कराऊंगा तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा, आ तो सारी गई होंगी। अब इस वाली टपल को मैं लूप से ट्रेड करूंगा। ये क्या है? एक टपल है जिसकी हर वैल्यू भी कौन है? एक टपल है। ठीक है, तो मैं इस वाली टपल पे लूप लगाता हूँ। तो यहाँ लिखा मैंने फॉर आई इन रोज। अब बताओ, जब लूप इस वाली टपल पे चलेगा तो पहली बार किसको फैच करेगा? ये पूरी अंदर जो एलिमेंट है इसको, तो यही तो एक एलिमेंट है इस टपल का, यानी कि एक एक रो मिल जाएगी मुझे। तो मैं यहाँ आई की जगह एक एक रो ऐसे लिख देता हूँ। तो सारा डेटा, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम डेटाबेस के डेटा को पाइथन के प्रोग्राम में लाके भी दिखा सकते हैं। सर जरूरी है कि मैं सारे कॉलम सेलेक्ट करूंगा? हमने कहा नहीं, कोई जरूरी नहीं है। आप सिर्फ दो कॉलम सेलेक्ट करना चाहते हैं डेटाबेस से, दो कर लो। आपको एम्प्लॉय की आईडी में इंटरेस्ट है और एम्प्लॉय की सैलरी में इंटरेस्ट है, बाकी किसी में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो सिर्फ दो ही कॉलम सेलेक्ट होकर आएंगे। सर जरूरी है सारी रोज ही सेलेक्ट करूंगा? हमने कहा नहीं, आप उन रोज को देख लो जिनकी सैलरी 30,000 से ज्यादा है, वेयर एम्प्लॉय सैलरी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30,000। सिर्फ वो रिकॉर्ड आएंगे जिनकी सैलरी 30,000 से ज्यादा है। तो आप कितने कॉलम सेलेक्ट करना चाहते हैं प्रोग्राम में, आप बताएंगे। रोज किन कंडीशंस के अकॉर्डिंग आएंगी वो आप वेयर से बता सकते हैं। आपकी कोई कंडीशन नहीं है, सारे कॉलम चाहिए, तो ये सबसे आसान है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम पाइथन के प्रोग्राम से डेटाबेस कनेक्टिविटी अपना कर पाते हैं। आपको टेबल फॉर्म में लाने के लिए खुद से लॉजिक लगाना पड़ेगा, खुद से आपको कोड बनाना पड़ेगा। अब जैसे ये जो कह रहे हैं टेबल फॉर्म में चाहिए, तो पाइथन के पास इसका कोई समाधान नहीं है, आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। अब जैसे आपको पता है कि एक टपल है और हम चाहते हैं ब्रैकेट ना आए, देखने वाले को ब्रैकेट ना देखें। ठीक है, तो एक काम करो, इसके जीरो इंडेक्स की वैल्यू दिखाओ, कॉमा, मैनुअली एक एक वैल्यू पर जाकर आप इंडेक्स लगा कर दिखाओ, 0 1 2 3 ऐसे करके। अब चाहते हो सर इनके बीच में गैप बढ़ जाए, तो इनके बीच का सेपरेटर बाय डिफॉल्ट स्पेस चल रहा है, तो इनका सेपरेटर आप /t कर दो। ठीक है, अब पहले वाले और दूसरे वाले में गैप ज्यादा इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर वैल्यू बहुत बड़ी है, तो आप अपने अकॉर्डिंग चीजों को यहाँ पर सेट कर सकते हैं। और फॉर्मेट बनाना है तो आपको कोई लॉजिक सोचना पड़ेगा, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग लगा के या कोई भी लॉजिक लगा के सोचना पड़ेगा, तब आएगा आपका ये। इसमें डेटाबेस कनेक्टिविटी का कोई टॉपिक यूज नहीं होगा, ये तो आपका प्रिंट कराने का एक नजरिया हो गया कि आप कैसे प्रिंट कराओ, सेपरेटर लगाओ, एंड लगाओ, टी लगाओ, एन लगाओ, वो आप जानो क्या करो। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा डेटाबेस कनेक्टिविटी का पहला चैप्टर पूरा हो जाता है। अब डेटाबेस कनेक्टिविटी का दूसरा चैप्टर, दूसरा चैप्टर ये कहता है कि कई बार ऐसा होगा कि हमारे पास माई एसक्यूएल इंस्टॉल नहीं हो पा रहा है, या हमारे पास माई एसक्यूएल की फैसिलिटी नहीं है। तो अगर किसी के लैपटॉप में, किसी के कंप्यूटर में माई एसक्यूएल इंस्टॉल नहीं हो पा रहा है, या डाउनलोड करा चला ही नहीं, XYZ रीजन हो सकते हैं, तो उसके लिए क्या करा गया है, एक कॉन्सेप्ट लाया गया है हमारा, एक दूसरा डेटाबेस है जिसका नाम है SQ लाइट डेटाबेस। SQLite डेटाबेस हमारा क्या है? SQLite डेटाबेस हमारा सबसे पहले तो स्टैंड अलोन डेटाबेस है, डेस्कटॉप बेस्ड। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि ये जो डेटाबेस है, ये डेटाबेस ऐसा नहीं हो सकता एक कंप्यूटर पर इंस्टॉल करा है और प्रोग्राम दूसरे पर चल रहा है, नहीं। जिस कंप्यूटर पर ये डेटाबेस इंस्टॉल होता है उसी पर ही चलता है, दूसरे पर नहीं चलता, दूसरे पर फिर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा।
अच्छा, अच्छी बात क्या है, इंस्टॉल ही नहीं करना होता। जीरो कॉन्फ़िगरेशन, दैट मीन्स इसका कोई सेटअप ही नहीं होता। एसक्यूएलाइट डेटाबेस का कोई सेटअप नहीं होता। जैसे आप माई सीक्वल को डाउनलोड करते हो, इंस्टॉल करते हो, इसका कुछ नहीं। जीरो कॉन्फ़िगरेशन, कोई यूजर नेम नहीं, कोई पासवर्ड नहीं, कोई कुछ नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये फाइल बेस्ड, जीरो कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये हमारा कैसा है, फाइल बेस्ड। ठीक है, जैसे आप एक फाइल में डेटा स्टोर करते हैं, उसी तरह से ये डेटाबेस एक फाइल में जाकर डेटा आपका स्टोर कर देता है। आपको कोई अलग से सेटअप वगैरह इंस्टॉल नहीं करना, डाउनलोड नहीं करना, कुछ नहीं करना। ठीक है, अब ये हमारा बेसिकली बनाया गया था लो हार्डवेयर के लिए। ठीक है, बेस्ट सुटेबल फॉर लो हार्डवेयर लाइक मोबाइल, टेलीफोन। हमारे मोबाइल में भी तो, अच्छा हमारे मोबाइल में मैसेज ऐप होती है, तो क्या मैसेज ऐप चलने के लिए इंटरनेट जरूरी है? नहीं। क्या मैसेज कहीं सर्वर पे स्टोर होते हैं या मोबाइल के अंदर ही स्टोर होते हैं? तो ये बताओ, मैसेज ऐप हमारे सारे मैसेज को कहाँ स्टोर करती होगी? किसी डेटाबेस में। वो डेटाबेस क्या माई सिक्वल होगा? 500 MB का तो सेटअप है। तो मोबाइल के अंदर वो डेटाबेस इंस्टॉल नहीं हो सकता जो लैपटॉप पर हो सकता है। मोबाइल को एक लाइट वेट, एक लो हार्डवेयर पे चलने वाला डेटाबेस चाहिए। तो सबसे पहले इस डेटाबेस की जो कॉन्सेप्ट सोचा गया था, ये मोबाइल के लिए सोचा गया था। और ऐसा हुआ, हमारे जितने मोबाइल हैं, चाहे आईफोन हो, चाहे हमारा एंड्रॉयड फोन हो, कोई सा भी, हर वो डेटा जो हमारे लोकल मोबाइल में सेव होता है, वो एक डेटाबेस में सेव होता है। और वो डेटाबेस का नाम क्या है हमारा? एसक्यूलाइट डेटा। तो जब लोगों ने सोचा कि ये मोबाइल पे काम कर रहा है, तो कंप्यूटर लैपटॉप पे क्यों नहीं करता? तो इसको बाद में लैपटॉप कंप्यूटर के लिए भी बना दिया गया। अब बात रही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसको सपोर्ट करेगी, कौन सी नहीं करेगी। पाइथन ने इसको सपोर्ट किया है। और इसका ड्राइवर आपको अलग से पिप इंस्टॉल करने की भी जरूरत नहीं है, पाइथन के साथ पहले से ही आता है। कैसे आता है, जरा वो देखें। सीधा क्या लिखेंगे यहाँ पर, इम्पोर्ट एसक्यूलाइट 3। तो ये क्या है आपका, जैसे माई सिक्वल का ड्राइवर मॉडल होता था पाई माई एसक्यूएल, इसी तरह से हमारा एसक्यूलाइट डेटाबेस का ड्राइवर मॉडल था एसक्यूलाइट 3। इसको पिप इंस्टॉल भी नहीं करना होता। क्यों? क्योंकि ये पहले से हमारे पाइथन सेटअप के साथ आता है, यानी कि पाइथन लैंग्वेज इस डेटाबेस को हमारा सपोर्ट कर रही है। अच्छा, अब याद करो, अगला स्टेप क्या था 6 में? पहला स्टेप होगा ड्राइवर मॉडल इंपोर्ट करना, अगला स्टेप क्या होता था? कनेक्शन बनाना। तो यहाँ पर कनेक्शन बनाएंगे, एसक्यूलाइट 3 डॉट कनेक्ट। अब देखो, ये डेटाबेस में हमारा यूजर नेम, पासवर्ड, होस्ट, पोर्ट नहीं होता। तो अब ये डेटाबेस ये कह रहा है कि बताओ वो फाइल कौन सी होगी जिसमें मैं टेबल जाके स्टोर करूं, जिसमें आपका डेटा स्टोर करूं। तो वो फाइल का पाथ आप यहाँ बताएंगे। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पर, डेटाबेस इक्वल टू वो फाइल का पाथ जिसमें आप अपना डेटा स्टोर करना चाहते हैं, एसक्यूएलाइट डेटाबेस। ठीक है, तो सर ये सिक्योर तो हुआ ही, हमने कहा कह सकते हो लेस सिक्योर है ना, बट फिर भी इनक्रिप्टेड फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। आप फाइल को जाकर डबल क्लिक करके खोलोगे तो खुल तो जाएगी, लेकिन समझ में कुछ नहीं आएगा क्या लिखा है उस पर। हाँ, यूजर नेम पासवर्ड वाली सिक्योरिटी नहीं है तो। ठीक है, तो डेटाबेस इक्वल टू, मान लो मैंने डी ड्राइव के अंदर कोई एक फाइल बना दी, और यहाँ कह दिया मैंने, मान लीजिए माई डेटा डॉट। अब वो फाइल जिसमें आप एसक्यूएलाइट डेटाबेस का डेटा स्टोर करते हैं, उसका एक्सटेंशन वैसे तो कुछ भी दे सकते हैं, बट कन्वेंशनली उसका एक्सटेंशन एसक्यूएलाइट दिया जाता है, ताकि पहचान आ जाए कि ये जो फाइल है ये एसक्यूएलाइट डेटाबेस की फाइल है। ठीक है, हो गया, हमने बस हो गया, कनेक्शन बन गया। अब अगला स्टेप क्या था, कर्सर ऑब्जेक्ट बनाना। तो कर्सर ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कर्सर ऑब्जेक्ट इक्वल टू कनेक्शन डॉट कर्सर। 3 स्टेप हो गए। चौथा स्टेप क्या था, क्वेरी चलाना, कर्सर ऑब्जेक्ट पे क्वेरी चलाना। तो डेटाबेस के बदलने से स्टेप नहीं बदले, सिर्फ क्या बदला, ड्राइवर मॉड्यूल बदल।
जो डेटाबेस का ड्राइवर मॉड्यूल है वो बदलेगा, बाकी सारा स्टेप सेम रहेगा। एग्जीक्यूट। अब सर अगला स्टेप क्या होगा, पहले मैं लिख देता हूँ सारे स्टेप। कमिट, कमिट करते हैं कर्सर को, नहीं कनेक्शन। उसके बाद क्या होता था, कनेक्शन को क्लोज करते थे। कोई चेंज नहीं सर, सेम स्टेप है, 6 के 6 स्टेप सेम। अब यहाँ पर बताओ क्वेरी कौन सी लिखोगे। क्या एसक्यूएल डेटाबेस में कोई टेबल बना दिया आपने अभी तक? वो तो आपने एम्प्लॉय टेबल तो वहां बनाई है ना, माइस्क्यूएल में, यहाँ कहाँ बनाई है अभी? तो पहले आपको क्या करना होगा, टेबल बनानी होगी। तो टेबल कैसे बनेगी, उसकी भी क्वेरी प्रोग्राम से लिखनी है, क्योंकि इसको सेटअप नहीं आता। वहां तो आपने जाके कमांड प्रॉम्प्ट से बना दी, कमांड लाइन से आके। हम चाहें तो माइस्क्यूएल में भी पाइथन के प्रोग्राम से टेबल बना सकते हैं, लेकिन मैं इसमें बना कर सकता हूँ। सारा कोड यहाँ लिखना होगा, क्रिएट टेबल, मान लीजिए ईएमपी नाम से बना देते हैं। और मैं सिंपलिसिटी के लिए 2 कॉलम बना रहा हूँ, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय का नेम। तो यहाँ लिख दिया मैंने एम्प्लॉय आईडी। अब एम्प्लॉय आईडी किस टाइप का डेटा स्टोर करेगी हमारा, इंटीजर टाइप का डेटा आएगा। यहाँ लगा दिया मैंने इंटीजर, ठीक है। प्राइमरी की चाहिए, लिख दिया मैंने यहाँ पर प्राइमरी। और दूसरा क्या चाहिए, एम्प्लॉय का नेम। एम्प्लॉय का नेम किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग के लिए माइस्क्यूएल में क्या होता था, वैरचर। स्ट्रिंग के लिए एसक्यूएलाइट में होता है टेक्स्ट। तो यहाँ पर क्या चलता है, टेक्स्ट चलता है। यानी कि डेटाबेस के बदलने से डेटाबेस के डेटा टाइप भी बदलते हैं, या बदल सकते हैं, जरूरी नहीं बदलेंगे, बदलेंगे, बदल सकते हैं। हो गया, हमने कहा एक टेबल क्रिएट होगी जिसमें 2 कॉलम बन गए, एम्प्लॉय आईडी इंटीजर टाइप का, एम्प्लॉय नेम टेक्स्ट टाइप का। एम्प्लॉय आईडी को मैंने क्या बना दिया, प्राइमरी की बना दिया। अगर ये सब कुछ तैयार हो गया तो आप यहाँ लिख दीजिए टेबल क्रिएट। टेबल क्रिएट सर, जाके दिखाना ये फाइल बन गई। हमने कहा बन गई, देखो कहाँ है, हमने डी ड्राइव के अंदर एक फाइल ही तो है, कोई इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, पेन ड्राइव में अपना घूमर लेकर इसी को दे दो, कॉपी कर दिखाना था। समझ में कुछ नहीं आएगा, लेकिन होगी इनक्रिप्टेड, खुल गई, लेकिन समझ में कुछ नहीं आएगा क्या लिखा है इसके अंदर। तो 0 लेवल की सिक्योरिटी आप समझ सकते हैं, है ना। अब सर इसी टेबल में अब मुझे क्या करना है, डेटा इंसर्ट करना। ठीक है, तो फिर से क्या लिखोगे, 6 स्टेप फिर से लिखो, बट इस बार इंसर्ट इनटू ईएमपी वैल्यूज। सर समय बचाओ और सीधा डायनेमिक क्वेरी लो, यूजर से इनपुट कर लो एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय का नेम। तो ऊपर जो मैंने करके दिखाया था तो मैं फिर से कर लेता हूँ, एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय, एम्प्लॉय आईडी आ गया, एम्प्लॉय का नेम आ गया। अब इस क्वेरी में अगर मैं डायनेमिक वैल्यूज रखना चाहता हूँ तो मैं क्या लगाता हूँ, परसेंटेज एस। लेकिन परसेंटेज एस काम करता है माई एसक्यूएल पर। लेकिन अब हम डेटाबेस बदल चुके हैं, डेटाबेस कौन सा है हमारा, एसक्यूएलाइट। तो एसक्यूएलाइट में परसेंटेज एस नहीं चलता है, इसमें चलता है क्वेश्चन मार्क। अब 2 ही कॉलम है मेरे पास टेबल में, जिनके लिए मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो 2 क्वेश्चन मार्क लगा दूँ। उसके बाद टपल के अंदर इन दोनों क्वेश्चन मार्क की वैल्यू। तो यहाँ पर डेटाबेस के पैरामीटर परसेंटेज ऐसे ना दिखाकर कैसे दिखाए जाते हैं, क्वेश्चन मार्क। तो सर इसके हम इस बात को तैयार रहें कि कल को मैं तीसरा डेटाबेस पर प्रैक्टिस करूंगा तो एक तो ड्राइवर का नाम बदलेगा उसके, हमने कहा। दूसरा उसका पैरामीटर भी, डेटाबेस का पैरामीटर भी डायनेमिक क्वेरी का बदल सकता है। बिल्कुल आप इसलिए तैयार रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर लिख दिया मैंने ई आई डी और यहाँ लिख दिया मैंने ई। ठीक है, अब यहाँ पर हम टेबल लिख देते हैं रोज इंसर्ट। कितनी रो इंसर्ट होंगी भाई, जो यहाँ से रो काउंट आएगा उतनी रो हमारी इंसर्ट हो जाएंगी। एम्प्लॉय आईडी मान लो 101, एम्प्लॉय का नेम मान लीजिए मैंने कर दिया यहाँ पर गिल, रो इंसर्ट। ठीक है, इसमें सर अब देखो थोड़ा चेंज आया, इसमें जो कर्सर का एग्जीक्यूट मेथड है ये हमें काउंट नहीं बता रहा है,
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस काउंट को गेट करने के लिए कर्सर ऑब्जेक्ट के ऊपर एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है रो काउंट, वो लिखेंगे। अब मान लीजिए 102 कर देते हैं, ये कर दिया इंसान। सर अभी 2 रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए आपके, हमने कहा दिखाओ, तो दिखाने के लिए सेलेक्ट क्वेरी तो चलाई थी थोड़ी देर पहले, वही चला देते हैं। चेंज क्या करोगे, ड्राइवर का नाम, कनेक्शन, माई एसक्यूएल की जगह किसका लगाओगे, अभी वाला एसक्यूलाइट का। आपका ड्राइवर इंपोर्ट हो गया, एसक्यूलाइट का अपने डेटाबेस का फाइल बता दिया कि यहाँ पर फाइल रखिए, कर्सर बन गया, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ईएमपी, फैच ऑल सारी रोज। अब आपको पता है कि हर रो में, अच्छा एक काम करते हैं, मैं सीधे सीधे जो रो आती है उसे प्रिंट करता हूँ, ठीक है। जो डेटा गया था, दोनों डेटा यहाँ इंसर्ट, सर और करके दिखाना, इंसर्ट ऊपर वाला प्रोग्राम चलाओ, ये इंसर्ट कर देगा। यहाँ कर दिया 201 और ये कर दिया सचिन। नीचे वाला चलाओगे तो अब जितनी रो इंसर्ट हो गई हैं तो दिखा दो। सर फाइल दिखाना, फाइल ये रही, दिखेगा कुछ नहीं, नीचे देखोगे तो कुछ दिखेगा नहीं ऐसे ना, कुछ कुछ समझ में आ रहा है बट सबको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप एसक्यूएलाइट डेटाबेस के साथ जाना चाहते हैं तो आप एसक्यूएलाइट के साथ जा सकते हैं, जीरो कॉन्फ़िगरेशन होता है अपनी प्रैक्टिस करने के लिए, डेटाबेस कनेक्टिविटी कोई इशू नहीं होता है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा भाई डेटाबेस कनेक्टिविटी वाला जो चैप्टर था ये हमारा पूरा हो गया। तो हमने हम पाइथन और एसक्यूएल दो चीज़ें अपनी कंप्लीट कर ली हैं। जिन लोगों का जेंगो फुल स्टैक है, आई होप उन लोगों के पास मैसेज, कॉल, कुछ ना कुछ मेल आ गया होगा आपकी फर्दर क्लासेस के लिए। डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस और एआई वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी शेड्यूल नहीं बना है, उनका अभी आएगा, है ना, कुछ टाइम उसका लगेगा अभी, है ना, बैच अवेलेबिलिटी थोड़ी नहीं है उसकी, जल्दी हो जाएगी, तो आपके पास उन लोगों का भी आ जाएगा, ठीक है। अब कोई क्वेश्चन किसी का हो, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं।